हेलो एवरीवन, दिस इज़ योहानी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो जस्ट बी एक्साइटेड, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये चैप्टर हम लोग कितनी क्विकली ख़त्म करने वाले हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी टेंशन के। क्योंकि मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट को एक ही बात की टेंशन रहती है, वो है हिस्ट्री। एसएसटी में क्या सबसे बोरिंग है, बोलते हैं हिस्ट्री, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना इंटरेस्टिंग है उसमें आप समझते जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि होता है ना कि जो चीज़ें हमको नहीं पता होती हैं पहले से, अगर वो इंटरेस्टिंग वे से आपके सामने पोर्ट्रे की जाए तो यू माइट बी टेकिंग लाइक इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग इन ऑल दिस टॉपिक्स। ठीक है, इंटरेस्ट इन एवरीथिंग मीन्स इंटरेस्ट, योर कंसंट्रेशन, योर डिटर्मिनेशन। ठीक है, वाइल डूइंग दिस क्वेश्चन। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में पहले क्या हुआ, क्या कितने लोग क्या करके गए, तो यू शुड नो अबाउट दैट। तो बस वही मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि ऐसा क्या क्या हुआ इस समय। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि स्टार्ट ही हुआ है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया क्यों और उसमें से क्या क्या हटाया गया, क्या क्या लाया गया। फिर एरिस्टोक्रेसी, फिर न्यू मिडिल क्लास आइडियाज़, फिर न्यू लिबरल क्लास के लिए बताया गया। लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर कुछ भी, जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ा होगा इस पूरे चैप्टर में, और अभी तक तो पढ़ चुका ही है। मैं बस इसमें थोड़ा सा क्विक रिव्यू देने जा रही हूँ आपको, ताकि जब मैं एमसीक्यूज़ करूँ इस पे बेस, तो आप इस टॉपिक से रिलेट हो सकें, आपको कोई डाउट ना रहे। जस्ट आई एम डूइंग दैट थिंग। और कोशिश करूँगी कि ये जो छोटा सा रिव्यू है ये आपके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो जाए इस पूरे चैप्टर से। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, कुछ नॉलेज बूस्ट किए हैं। आई विल रीड दिस टॉपिक एंड आई विल एक्सप्लेन बाय द टाइम टू टाइम। एंड यस, ऑफकोर्स आप ये एक चीज़ देख रहे हैं जो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा इसमें विजुलाइज है। और ये क्या है आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा है, यहाँ पे एक आपको गॉड दिख रहे हैं, गॉड सबको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, सब ठीक रहो, सब खुश रहो, शांत रहो, ऐसा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो आपको वही दिखा रहा है। ठीक, दिस वन, ओके। देन यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसमें ये हर नेशन के लोग अपना अपना झंडा लेकर के बस एक मास पूरी तरफ एक तरफ जा रही है, एक प्रॉपर वे में जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या किस तरह के मास हैं, अलग अलग लोग हैं। क्योंकि इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्या चाहते थे, मोनार्क हटाना चाहते थे। मोनार्क का जो भी है एस्टेब्लिशमेंट जो भी था वहाँ पे, वो हटाना चाहते थे। वो ये भी चाहते थे कि एक नेशन बने, लेकिन नेशन हो कैसे सकता है, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं ना, डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज के या रिलीजन के या डिफरेंट नेशन के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। डिफरेंट लोग एक साथ आकर के जुड़ते हैं तो एक एम्पायर बनता है। और एम्पायर भी फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि उनके बॉर्डर्स फ्लक्चुएट होंगे डिफरेंट लोगों की वजह से। तो वो नेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी पे बेस्ड है ये टॉपिक। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म का राइज कब किसके दिमाग में पड़ा और उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, ये इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं बोनापार्टे का बहुत अच्छा सा पोज है, जो बहुत ही बेहतरीन पोज है। ये क्या बोलते हैं इसको, एक योद्धा की तरह। और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे वो इनका क्या रोल था बोनापार्टे का। पहले तो लोगों ने बहुत ही अच्छे से, एकदम जिस एंथुजियाज्म के साथ इनके लिए आवाज़, इनके साथ खड़े होने के लिए जो इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके साथ वो प्रॉपर खड़े नहीं हुए, तो इसीलिए उनको भी हटना पड़ा, उनका भी डाउनफॉल हुआ। तो ये भी टॉपिक था इस चैप्टर में। तो एक्चुअली ये टॉपिक क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, रीज़न है उसका। एसएसटी में होते हैं 4 सब पार्ट्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। और अगर ये चैप्टर 40 मार्क्स का आ रहा है, मतलब ये पूरा सिलेबस टर्म 1 का जो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, अगर ये 40 मार्क्स का आ रहा है, मतलब सबका वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स हैं आपके पास, ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स हैं, जिसमें एक चैप्टर तो आपका इंक्लूड हो गया, वो है आपका मैप वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। फिर सिविक्स में आपके 2 चैप्टर हैं अगेन, और फिर आपका आता है हिस्ट्री में सिर्फ 1 चैप्टर। जब एक ही चैप्टर पढ़ना है और पूरे के पूरे 10 मार्क्स ला सकते हैं, तो वाई नॉट बी गिविंग द फुल एफर्ट्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, और वैसे भी हिस्ट्री है, बच्चा बिना हिस्ट्री के तो एसएसटी इनकम्प्लीट सी लगती है। ठीक है, तो जस्ट गो फॉर इट एंड बी कॉन्फिडेंट। और थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे। इसमें नेशनलिज्म इन यूरोप में आपके जो पार्ट्स हैं वो आप पढ़ रहे। मैंने आपको बताया कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडिया ऑफ द नेशन कैसे है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मतलब रिवॉल्यूशन होता कब है आप समझिए। कोई बात शुरू से होते आती है ना, जब
चाहे किसी पे दबाव बनाना हो, चाहे किसी की खुशियों को लेकर हो, रोक टोक हो या कुछ भी, तो अगर वो चीज़ पसंद नहीं आती है तो उसको बदलने के लिए हमको आवाज़ उठानी पड़ती है। ठीक है, अब आवाज़ उठानी पड़ती है तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। मतलब अगर वो पूरी मास आपकी इस आवाज़ में आपका साथ दी तो इट्स अ रिवॉल्यूशन काइंड ऑफ थिंग, है ना। वहाँ पे पूरी मतलब मज़ा आ गया वाला टाइप कि हाँ चलो मेरे साथ इतने लोग हैं और मैं जिस बात के लिए आवाज़ उठाया हूँ या उठाई हूँ उसमें मेरे साथ पूरा मेरा मास है पीछे। ठीक है, फिर उन्हीं में से किसी के दिमाग से आइडिया निकली कि हमारा भी एक नेशन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये रिवॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़े हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं 9th में, बस इसका थोड़ा सा क्या है इन डेप्थ नॉलेज है इसमें, इस चैप्टर में, इस क्लास 10th में। ठीक है, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी बहुत ज़रूरी है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इटली और जर्मनी में यूनिफिकेशन की आइडिया और वो कैसे लाया गया प्रोसेस। विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशन को विजुअलाइज करना बन तो गया, लेकिन हमारा नेशन होना कैसे चाहिए। ठीक है, विजुअलाइज करना मतलब उन चीज़ों के बारे में आगे की बात को सोचना। ठीक, तो ये भी आप इस बारे में पढ़ेंगे। एंड इम्पेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, सबसे पहला दिमाग में बात आती है बल्कन, जो कि बहुत बड़ी टेंशन थी। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक, हम लोग चलते हैं छोटा छोटा सा रिव्यू करने के लिए। तो 19th सेंचुरी में रिवॉल्यूशन का जो अंदर से आया है ना, आग जो आई है वो 19th सेंचुरी में इमर्ज हुई है नेशनलिज्म की। ठीक है, नेशनलिज्म की आग जो है 19th सेंचुरी से जैसे ही हमारे अंदर आई तो इसने बहुत सारे चेंजेस लाए थे मेंटल थिंकिंग और पॉलिटिकल थिंकिंग्स में लोगों के अंदर। ठीक, यूरोप के लोगों के अंदर, और डेवलपमेंट हुआ एक नेशन स्टेट का, एक कॉन्सेप्ट आया नेशन स्टेट का, और उसमें डेवलप करने लगे, और जिसमें जो सिटीजन्स थे उन्होंने अपनी कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करने की बात की, मतलब कोई भी भेदभाव ना हो। ठीक है, और फिर इसमें अपनी हिस्ट्री और अपने डेसेंट्स इन सबको भी शेयर किया गया। दे वॉन्ट लाइक दैट। ठीक है, दे हैव लाइक दैट। देन नेक्स्ट है कुछ फैक्टर्स थे जो इस इमर्जेंस ऑफ नेशनल, इमर्जेंस मतलब किस तरह से ये बदलाव अचानक से आया। इसके फैक्टर्स क्या थे कि जो न्यू मिडिल क्लास थी विच क्वेश्चनड द न्यू पावर ऑफ मोनार्की, उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि इस मोनार्की को कैसे ख़त्म किया जाए। अब ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये दबदबा अकेले का नहीं चलेगा। हमारे अगर हम हैं और हम अगर सिटीजन हैं तो वी वांट द इक्वल राइट्स टू गिव द आइडियाज़ और द ओपिनियंस टू द पर्टिकुलर टॉपिक। और ये हुआ कैसे, ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये चाहते क्यों थे ये मोनार्क, क्योंकि अकेला बंदा अगर एक ही रूलर ही अगर रूल चलाता रहे तो वहाँ के न्यू मिडिल क्लास में ये एक आइडिया आई कि हमारा भी एक गवर्नमेंट होना चाहिए, और वो गवर्नमेंट सारे पीपल के बिहाफ में क्या करेगा, डिसीजंस लेगा, एक रूलर के रूल नहीं चलेगा। ठीक, तो ये था उसका फैक्टर, मेन फैक्टर। एंड देन था ग्रोइंग अवेयरनेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म। यस बेटा, जब आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट आ गया ना माइंड में, लिबरलिज्म मीन्स लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। एक बार अगर आपने फ्रीडम का स्वाद चखा है, एक बार आपने फ्रीडम को एंजॉय किया है, देन कोई भी उस बंदिश में नहीं रहना चाहता है। तो ये चाहते थे कि ये अवेयरनेस सारे लोगों में आए, और ये आई जिसकी वजह से ये क्या हुआ था, नेशनलिज्म का अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हवा आई इस मामले में। ठीक है, इसमें हवा आ गई, तो और हवा की तरह ये पूरे मास में फैली भी, और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया और चेंजेस लाने के लिए रिवॉल्यूशंस भी किए। ठीक, देन नेक्स्ट है एटीट्यूड ऑफ कंजर्वेटिव टूवर्ड्स द कॉमन पीपल। कंजर्वेटिव जो कि अपनी ही सोच रखते हैं, एक अपने ही दायरे में बंधे रहते हैं, दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, जिसको बोलते हैं ना कुएं का मेंढक रह जाना, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। तो कंजर्वेटिव्स का माइंड कुछ ऐसा ही, ठीक है, नहीं जो चलते आ रहा है, जो सदियों से चलते आ रहा है वही चलते आएगा, नहीं जो हम करते हैं वो करते ही, मतलब दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट द न्यू थिंग्स। सो ये जो था क्या एटीट्यूड था कॉमन पीपल के लिए कंजर्वेटिव्स का, उन्होंने एक, और जो सेंसरशिप इम्पोज हुई थी किसके थ्रू, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, और प्लेज में और सॉन्ग्स में, ये इनके एटीट्यूड के ऊपर बेस्ड था। मतलब कंजर्वेटिव्स का एटीट्यूड था टुवर्ड्स द कॉमन पीपल। देन अगेन इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज सच एज गिउसेप्पी एंड मजीनी। मजीनी का नाम बहुत यहाँ पे आप सुनेंगे बार बार। इमरजेंस ऑफ रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरी हैं ये, इन्होंने आंधी लाई थी
किसके लिए लाई थी? आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं इसमें कि गिउसेप्पी मज़ीनी ने इट्स अ मतलब वेरी वेरी गुड वाला रिवॉल्यूशनरी, ठीक है, रिवॉल्यूशन लाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। देन वर्क ऑफ रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स, रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स का जो वर्क था वो क्रिएट किया था एक कलेक्टिव हेरिटेज को लाने, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब इनकी जो पोएट्स थी, इनकी जो पोएट्रीज थी, इनके जो आर्ट थे, उसी में पता चल रहा था कि दे वांट लाइक एकजुट होना, यूनिफिकेशन होना, ठीक है, एकजुट चाहते थे लोगों के साथ, एक कलेक्टिव हेरिटेज चाहते थे, एक कॉमन कल्चरल पास्ट चाहते थे जो कि सारे पीपल में इक्वल हो, ठीक है, मतलब कल्चर जो है सारे पीपल में इक्वल हो, ठीक। तो ये भी एक सेंस क्रिएट किया था वहाँ के उस समय के रोमांटिक पोइट्स और आर्टिस्ट ने। देन कॉमन हार्डशिप्स फेस्ड बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ बापरे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था। अभी वैसे भी जब वॉर्स होते हैं, रिवॉल्यूशंस होते हैं, तो होते ऑफकोर्स होते कुछ, आपको लगता होगा कि कुछ लोगों के बीच में होता है, तो लेकिन कॉमन पीपल इसमें बहुत सफ़र करता है, जिनको सबसे पहला काम, जिनका सबसे पहला जो हार्डशिप होती है ना, जिनका हार्डशिप बोलो कि सफ़र बोलो, वो सबसे पहले लैक ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड का होता है, ठीक है, हार्डशिप, उनको बड़ी तंगी हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होती है इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो वो हुई थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स पीपल ने बहुत फेस की थी, फूड शॉर्टेज हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था, ठीक है, और हंगर हुआ था, यस, हंगर, हार्डशिप्स एंड ऑफकोर्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब फेस हुआ था उस समय। देन कुछ मेथड्स से जिनको अडॉप्ट किया गया था ताकि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप आ सके, ला सके, लाई जा सके, ठीक है। 18th और 19th सेंचुरी में नेशन स्टार्ट हो गया था अपने फीमेल फिगर्स को पोर्ट्रे करने के लिए, जिसको बोलते हैं एलिगरी, ठीक है। एलिगरी क्या थी? एलिगरी एक ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया थी, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब बिना किसी व्यक्ति विशेष के जो आइडिया होती है, किसी पर्टिकुलर बंदे ने नहीं दी थी वो आइडिया, एक ऐसी कॉमन आइडिया थी जो एक्सप्रेस कर रही है, जो एक्सप्रेस हो रही है थ्रू द पीपल और द थिंग, पर्सन और अ थिंग, ठीक है। तो ये हुआ था 18th-19th सेंचुरी में। द फ्रेंच नेशंस वर, अच्छा बहुत बढ़िया, जो फ्रेंच नेशंस थे दैट वाज रिफर्ड टू एज मेरेने एंड जर्मनी एज जर्मेनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। फ्रेंच नेशन को रिफर किया गया था किसके, क्या नाम से? मैरियाने बोल सकते हो आप, मैरियाने बोल सकते हैं, और जर्मनी को रिफ़र किया गया था जर्मेनिया से। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपका एमसीक्यू बन सकता है, और डेफिनेटली मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इसमें एमसीक्यू आपके बनेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट, इन फ्रांस द आइडिया ऑफ ला पेट्रे का मतलब होता है फादरलैंड, ठीक है। द आइडिया ऑफ ला पेट्रे, फादरलैंड, एंड ले सिटियन, द सिटीजन जिसको बोलते हैं, द सिटीजन, द फादरलैंड एंड द सिटीजन, इसको कनेक्ट करिए आप, इसमें एक कड़ी बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक को आपने कहाँ पढ़ा है, ठीक है। दे वर प्रमोटेड एम्फसाइजेज द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी, एग्जैक्टली, ये बनाया क्यों गया था, ये आइडिया कहाँ से आई? वो यूनिफिकेशन चाहते थे, एक कम्युनिटी चाहते थे जिसमें इक्वल राइट्स हों, और सारा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स बने। इक्वल राइट्स का मतलब होता है, इक्वल राइट्स आप जानते हैं, इक्वल राइट्स का मतलब होता है हर बंदे के इक्वल हक हों, किसी में कोई भी पार्शियलिटी ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशन, जो भी, ठीक है, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे कोई भी पार्शियलिटी या बायसनेस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू हिम्स वर कंपोज, हाइम्स कंपोज हुई थी उस समय, ओथ्स लिए गए थे, बहुत सारी कस्में खाई गई थी, बहुत सारे मार्टियर्स कमेमोरेटेड हुआ थे इन द नेम ऑफ नेशन, मतलब मर मिट जाना, हाइम्स आई थी, ये मार्टियर्स बहुत सारे अपने नेशन के लिए वो हुए थे, शहीद हुए थे। देन बहुत सारे ओथ्स लिए गए थे, ये पूरे टाइम में ये भी हुआ था, इस नेशनलिज्म, इस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के समय, ठीक है। देन हुआ क्या था? सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज किया गया था, मतलब इक्वली सबको ये चीज़ माननी पड़ेगी वाला टाइप, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज होना, ठीक है। दिस वॉज पुट इन प्लेस दैट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन, बताया मैंने, एक ही लॉ, हर लॉ हर बंदे के लिए इक्वल होना चाहिए, इसको सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। दैट वॉज विद इन इट्स टेरिटरी, उसी टेरिटरी के अंदर वहाँ के लोगों के लिए क्या हुआ था?
सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हुआ, जिसको सब लोगों के लिए इक्वल लॉ बनाए गए थे जिसमें, ठीक है। देन नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स। यस, अब बताया मैंने, एक बार जब आपने आज़ादी का मज़ा चख लिया है, ये स्वाद चख लिया है, तो वो अब पीछे नहीं हटेंगे, मतलब ये अब आगे बढ़ते जाएगी, क्योंकि आप किसी को भी एक पिंजरे में डालिए और एक को आज़ाद रखिए, ऑफ कोर्स पिंजरे वाला आज़ाद होना चाहेगा, आज़ाद वाला कभी पिंजरे में नहीं जाना चाहेगा क्योंकि उन्होंने वैसी लाइफ को जी चुका है, उन्होंने उसका स्वाद चख लिया है, उन्होंने उस सिचुएशन को इन्जॉय कर लिया है। स्वाद चखने का मतलब है इन्जॉय कर लेना उस पर्टिकुलर लॉ को, राइट को, या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हुआ था, दिस वाज द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट अमंग द पीपल, ठीक है, अमंग द पीपल लेड टू द आउटब्रेक ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज। तो यहाँ से अब रिवॉल्यूशनरीज का आउटब्रेक कैसे हुआ, क्योंकि अब उनके अंदर वो जो है वो फीलिंग का ग्रोथ हो चुका था, ठीक है। तो हुआ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, दैट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरियनिटी फ्रॉम द मोनार्की। अब मोनार्की हटा के सोवेरियनिटी लेके आइए, ये था सबसे पहला काम इस रिवॉल्यूशन में, ठीक है, टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। सारे फ्रेंच सिटीजन को यही चाहिए था, ठीक, कि हमको अब मोनार्की नहीं चलेगी, एक रूलर का रूल नहीं चलेगा, उनकी कंजर्वेटिव आइडियाज़ नहीं चलेंगी, उनका जो बांध के रखने का एक दायरा बना के लोगों को कुएं का मेढक बनाने का ही आइडिया है वो नहीं चलेगा। अब हमको क्या चाहिए हमको सोवेरियनिटी चाहिए, ठीक है। देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन इम्पैक्टेड द होल ऑफ यूरोप। ये जो रिवॉल्यूशन है उसने पूरे यूरोप को इफेक्ट किया था, ठीक है। एंड देन फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड इन, और तब फ्रेंच आर्मीज का वेलकम किया गया था कहाँ, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में। बट इनिशियली एंथुसियाज्म वाज लाइक, मतलब द बेस्ट, बहुत ज़्यादा, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये कम होते गया। दे हॉस्टिलिटी हैज फ्रांस स्टार्टेड वॉट प्रमोटिंग इट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब जो अब कॉमन पीपल में होना चाहिए था वो इंडिविजुअल पर्सन को पकड़ेंगे, तो जिसमें नहीं पहुंची होगी उसका तो एंथुसियाज्म, या बोल दीजिए आप क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट तो कम होते जाएगा। तो वैसा कुछ होने लग गया था, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन स्टार्ट में एंथुसियाज्म, उनको द एम्पल ऑफ एंथुसियाज्म दे हैव गॉट दैट टाइम, ठीक। देन क्या हुआ, ये तो 1789 की बात हुई। अब आते हैं 1830 में, जुलाई 1830 से 1848 तक जो चेंजेस हुए थे, ओ माय गॉड, मतलब इट वाज द ऑसम, ठीक है। जुलाई 1830 से हुआ क्या था, फ्रांस में बार्बन किंग्स आए थे, दे वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज, उनको उखाड़ के फेंक दिया गया था बाहर, ठीक है, उनको उठा के अपनी जगह से बाहर फेंक दिया गया था। किन्होंने फेंका था, लिबरल रिवॉल्यूशनरी से, जो लिबर्टी चाहते थे, ठीक है। एंड दे हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिन्होंने इंस्टॉल की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फॉर्म में उसको चेंज किया गया। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इफ द लॉज विल बी देयर, दैट मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल द कॉमन पीपल, ठीक है। दे वॉन्ट लाइक दैट। तो हुआ ये था, और ये इसको किया किसने था, लुइस फिलिपी ने, विद द लुइस फिलिपी एज इट्स हेड। मतलब लुइस फिलिपी ने इस पूरे को क्या किया था, अपने ऊपर जिम्मा लिया था, एंड ही वॉज लाइक अ हेड फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन 1848 में, मैंने बताया था 1830 से 1848 तक जो चला था, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, ठीक है। 1848 में क्या हुआ, ड्यू टू द इकोनॉमिक हार्डशिप्स आई। अब बोला ना मैंने, रिवॉल्यूशनरी आएंगी तो हार्डशिप्स आएंगी, हंगर आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, ये सब प्रॉब्लम हुई। तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स की वजह से पीपल रिवॉल्टेड अगेंस्ट द लुइस फिलिपी, पीपल लुइस फिलिपी के अगेंस्ट गए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हार्डशिप्स, इकोनॉमिक हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ रही थी बहुत सारी। अगर आप नॉर्मल लाइफ को प्रॉपर नहीं जियोगे तो आप आगे की लाइफ के लिए कैसे खुद को रेडी कर पाओगे। तो इसीलिए कम से कम वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर इंसान वहाँ से हट के कुछ नया सोचता है। तो इसी वजह से इन्होंने लुइस फिलिपी के अगेंस्ट गए, क्योंकि उनको इकोनॉमिक हार्डशिप्स को बहुत फेस करना पड़ रहा था उस समय। तो क्या हुआ, एंड ही वॉज फोर्स टू फ्ली, और उसको भी बाहर निकलना, जस्ट लीव आवर नेशन, जस्ट लीव आवर प्लेस, ठीक है, इस टाइप का लोगों ने मांग की। देन अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड फ्रांस अ रिपब्लिक, एक नेशनल असेंबली में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया एंड ग्रांटेड सफरेज टू ऑल मेल्स अबव 21 एंड गारंटीड राइट टू वर्क। और वहाँ पे सफरेज मतलब
सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, तो वहाँ पे सारे मेल्स को जो कि अबाउट 21 थे उनको ये राइट टू वोट का ओहदा दिया गया, ठीक है, और उनको राइट टू वर्क की गारंटी दी गई। मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स को कम करने की कोशिश की गई, ठीक है, और हुआ वैसा। देन बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। बेल्जियम से ऑफ द नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बेल्जियम टूट गया, वहाँ से उसका हिस्सा वहाँ से उस बेल्जियम के टुकड़े को अलग कर दिया गया, ठीक है, बेल्जियम एज ए टुकड़ा अलग कर दिया गया। इट्स अ ब्रोक अवे मतलब हटा दिया गया या टूट गया, कुछ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो उस कहानी से। देन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में हुआ क्या था, ग्रीक्स के बीच में, अमंग द ग्रीक्स इन 1821 वहाँ पे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ। ग्रीक के कॉमन पीपल के बीच में 1821 की बात है, वहाँ पे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। अब ऑफकोर्स एक जगह अगर आपका स्टार्ट हो चुका है लहर फ्रीडम की, रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म का, तो ये बात तो फैलते सारे दूसरे नेशंस भी एक्सेप्ट करेंगे ना, मतलब चाहेंगे ना कि हमारा भी ऐसा हो, तो ऐसा ही कोई फिर क्या ग्रीस क्या बेल्जियम सब जगह ये लहर कुछ ऐसी उठी कि रुकी नहीं, ठीक है, तो ये ऐसा वहाँ पे भी हुआ। ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज एज इंडिपेंडेंट, ग्रीस भी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट की, मतलब क्या की, ग्रीस भी इंडिपेंडेंस का मजा चख ली, ठीक है, और फिर ये हुआ कब, 1832 में ये हो गया, एंड दैट वाज बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इसके थ्रू इसको ग्रीस को क्या किया गया, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है 1831 में क्या हुआ था, द आर्म्ड रेबेलियन, जो रेबेलियंस थे वहाँ पे, रेबेलियंस पता तो होगा, रेबेलियंस का मतलब होता है जो आपके खिलाफ जाते हैं, डोंट बी सो रेबेलियन, when the kid is like against the views of the parent, the parents always say don't be so rebellion, ठीक है, तो वैसे ये रेबेलियन वही वाला है। आर्म्ड रेबेलियन मतलब इनके पास कुछ हथियार भी थे, दे वर जस्ट आर्म्ड एंड दे अगेंस्ट द रशिया, ये रशिया के अगेंस्ट थे, एंड वॉज इंस्टिगेटेड बाय पोलैंड, और इसको इंस्टिगेट किया गया था पोलैंड के थ्रू, ठीक है, तो ये आर्म्ड रेबेलियन, ये रेबेलियन इसीलिए रशिया के खिलाफ गए, ठीक है। देन प्रूशिया, प्रूशिया ये बहुत कॉमन वर्ड है यहाँ पे, ये जो प्रूशिया है, प्रूशिया क्या किया, इसने स्टार्ट किया मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, प्रूशिया में स्टार्ट हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन, ठीक है, इसने इस मूवमेंट को लाया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो बिस्मार्क। यस, ओटो बिस्मार्क का ये पूरा आइडिया था कि कैसे इसको क्या किया जाए, इसी की लीडरशिप के अंदर जर्मनी का यूनिफिकेशन पॉसिबल किया जाए, ठीक है, एंड दैट जर्मनी वॉज यूनाइटेड, और जर्मनी यूनाइट हो गई इन 1871 एंड विलियम I बिकम्स इट्स एम्परर, विलियम को एम्परर बनाया गया, ठीक है, ये हुआ था जर्मनी में अंडर द लीडरशिप ऑफ ओटो बिस्मार्क। देन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट आया विच वॉज ऑल्सो स्टार्टेड फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, आ गया ना, धीरे धीरे सब आएंगे, अभी जर्मनी का हुआ था यूनिफिकेशन, अभी इटली का यूनिफिकेशन, इसके टॉपिक में भी आप MCQs बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो ये हुआ था, ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था मूवमेंट, है ना, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाउ नो ब्रिटिश नेशन एग्जिस्टेड बिफोर द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ठीक है, अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस कंप्राइजिंग ऑफ वॉर्स, इसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारी ट्रीटीज रिजल्ट, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, वॉर्स एंड ट्रीटीज, ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, फॉर्म हो गया ब्रिटिश नेशन, कब, 1801 में, मतलब 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, ठीक है, तो ये था ब्रिटिश नेशन के बारे में। नेक्स्ट है बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, लास्ट क्वार्टर 19th सेंचुरी का, जब लास्ट के ईयर इस सेंचुरी का लास्ट क्वार्टर बचा था, उस समय हुआ क्या था, नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट, मतलब नेशनलिज्म से रिलेटेड जितनी भी आइडियलिस्टिक थिंकिंग्स थी, जितने भी मोमेंट्स आए थे, जितने भी फ्रीडम के ऊपर डेमोक्रेसी चल रही थी, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स चल रहे थे, इट वाज लाइक नो लॉन्गर, क्यों, लेकिन इसमें हुआ क्या था, बट बिकम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स, मतलब कि
ये सोच जो हो गई थी वो अब नैरो हो गई थी, लोग कुछ कम बचे थे। नैरो क्रीड, क्रीड कास्ट सिस्टम बोलते हैं ना, क्रीड एंड कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड कास्ट रिलीजन देयर विल बी नो लाइक पार्शियलिटी एंड ऑल। तो यही हुआ था, लेकिन इसका बहुत कुछ ही लोग बच रह गए थे इसमें, ठीक है। द यूरोपियन पावर्स मैनिपुलेटेड, यूरोपियन पावर्स को बहुत मैनिपुलेट किया गया था, किसमें? मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया पीपल, नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस थे जो इंडिया पीपल के, उसको बहुत ही मैनिपुलेट किया गया था यूरोपियन पावर्स ने। एंड देन टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम, उनका काम था भैया हमारा जो एम है वो पूरा होता रहे, बाकी मतलब कैसे नहीं है, किसी के आइडियाज़ को, किसी के थिंकिंग को, किसी के पावर को मैनिपुलेट करके अपनी आइडिया को पुट ऑन करना इन फ्रंट, ये हुआ था यूरोपियन पावर्स के थ्रू। वो चाहते थे कि ये जो चल रहा है वो सब चलता रहे, लेट इट बी लाइक दैट, बट इट शुड बी इन अ लिमिटेड वे, बट आर इम्पीरियलिस्टिक एम शुड बी लाइक ऑन अ फोकस पाथ, फोकस में हमारा इम्पीरियलिस्टिक एम होना चाहिए। ये हो रहा था वहाँ पे यूरोपियन पावर्स के थ्रू। दिस वॉज विजिबल इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, ये किस किस इंस्टेंस में विजिबल हुआ, मतलब कब कब ऐसी सिचुएशन आई वो यहाँ पे देखेंगे। जब बल्कन रीजन कवर हो गया था रोमानिया से, बल्गेरिया से, अल्बानिया से, ग्रीस से, मैकेडोनिया से, क्रोएशिया, बोस्निया हेर्ज़ेगोविना और स्लोविया और सर्बिया, और इसमें मॉन्टेनेग्रो भी था। ये सारे रीजन्स, बल्कन रीजन कवर्ड विथ ऑल दिस नेशंस, ऑल दिस पार्ट्स, ठीक है। हुआ क्या? द लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन वॉज कंट्रोल्ड बाय ओटोमन एम्पायर। बताओ ये जो है लार्ज पार्ट इसका रीजन का किसके थ्रू कंट्रोल हुआ? ओटोमन एम्पायर के थ्रू, जो कि अगेन आपको लगता होगा कि इसके एम्पायर ने, मतलब ओटोमन एम्पायर के थ्रू ही अगर कंट्रोल हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से कहीं मोनार्की वाला पॉइंट तो नहीं आ गया, एक ही रूलर का रूल चलेगा वाला, वैसा कुछ तो नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा यहाँ पे। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में एक एक करके सारी कंट्रीज ने डिक्लेयर किया अपने इंडिपेंडेंस को, एंड ऑल्सो होप टू गेन मोर टेरिटरी टू एक्सपेंस एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। और उन्होंने कोशिश की हम अपना इंडिपेंडेंस भी ले लें और क्या करें, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को डिक्लेयर कर दें इंडिपेंडेंस एट क्या? द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरे के बलबूते पे अपनी इंडिपेंडेंस को लेना, ठीक है। ये हुआ था वहाँ पे, और चाहते ही होंगे क्योंकि एक ही रूलर का रूल कब तक वो लोग बर्दाश्त करेंगे। मोनार्की को हटा के वो मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में वो लोग चाहते थे वहाँ पे, ठीक है। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर, जिसकी वजह से वहाँ पे वॉर्स की जैसे सीरीज झड़ियाँ पड़ गई, ठीक है। इतने वॉर्स हुए उस नेशन में, एंड फाइनली टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट वॉज लाइक हॉरिबल, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप जानते ही हैं कि इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा है 1857 में, और वो 8th में भी पढ़ा है हमने, और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं उस पर। इट वाज लाइक हॉरिबल फॉर द कॉमन पीपल, बहुत सारा नुकसान, बहुत सारे ब्लडशेड्स हुए थे, ठीक है। और विदाउट ब्लडशेड कौन अपने इंडिपेंडेंस नेशन में लाया है, वो भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है। मतलब ये आप जस्ट इमेजिन कि ये रिवॉल्यूशंस, ये वॉर्स और ये सब से कितना नुकसान होता है उस पर्टिकुलर नेशन का और नेशन के कॉमन पीपल्स का, ठीक है। देन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज वर्ल्ड की जो कि कोलोनाइज हुई थी और यूरोपियन पावर से, दे बिगिन टू अपोज, कॉलोनियल पावर से क्या हुई थी, सॉरी यूरोपियन पावर से कोलोनाइज हो गई थी बहुत सारी कंट्रीज, लेकिन देन ऑल्सो दे बिगिन टू अपोज द इम्पीरियल डोमिनेशन, इम्पीरियल डोमिनेशन के अपोज कर रही थी वो सब, कि ये डोमिनेशन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अपनी मांगे पूरी करवाओ या पूरी करो हमारी मांगे, इस टाइप का वहाँ पे सिचुएशन आ गई थी। एंड दस एंटी इम्पीरियल मूवमेंट डेवलप्ड, इम्पीरियलिस्टिक्स के एंटी मूवमेंट रिवॉल्यूशन को लाया गया, क्योंकि दे वर जस्ट फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू, रिकैप और रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। नाउ वी कैन गो फॉर दी विच वन, देखिए क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं MCQs ऑफ दिस चैप्टर। तो सबसे पहले मैं डिटेल्ड डेट लाइन पे जाऊंगी, इंपॉर्टेंट डेट लाइन जो इस चैप्टर की हैं। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बिकम्स बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड हुआ था, याद रखिएगा 1707 में। देन हुआ था आपका 1774 में लुइस 16 क्राउंड एज अ किंग ऑफ फ्रांस, ये भी आप पढ़े, लुइस 16 किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है। ये आप 9th या 10th में पढ़े, एग्जैक्टली यस, आपने 9th में पढ़ा है इसको।
देन 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था स्टार्ट। 1796 में नेपोलियन इन्वेडेड इटली, नेपोलियनिक वॉर्स बिगेन। यस, ये नेपोलियन वॉर स्टार्ट हुआ था उस समय 1796 में। 1804 में नेपोलियन बिकम किंग ऑफ फ्रांस, नेपोलियन फ्रांस बन गया किंग का, और नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। मतलब कोड भी अपने नाम का रखा है उन्होंने, और जिसको हम लोग सिविल कोड भी बोल सकते हैं, ये इट वाज इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन 1804। देन 1821 में एक ग्रीक स्ट्रगल हुआ था, ग्रीक ने स्ट्रगल किया था फॉर द इंडिपेंडेंस, ग्रीक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक। देन आते हैं इस पे 1831 में गुसिपी मजीनी ने क्या किया था, यंग इटली को स्टैब्लिश किया था। ये सब डेट्स याद रखिएगा, आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। देन 1832 में ग्रीस ने गेन किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, ग्रीस ने गेन किया था इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, याद रखिएगा 1832 में। 1848 में रिवॉल्यूशन इन यूरोप आया था, ठीक है। 1859 से 1870 तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, ओके। देन 1861 में किंगडम ऑफ इटली वाज अनाउंस्ड, इटली का किंगडम को अनाउंस किया गया था। एंड देन विक्टर एमेनुअल II ऑफ पेडमोन्ट सर्डिनिया बिकम द किंग ऑफ इटली। ये नाम तो आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, ये बने थे इटली के क्या, किंग, ठीक है। देन आते हैं 1866 से 1871 में क्या हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ा आपने 59 से 70, ये 66 से 71 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। देन 67 में क्या हुआ था, प्रूशिया क्रिएट अ नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन, प्रूशिया ने ये क्रिएट किया था क्या, नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन को क्रिएट किया था 1867 में। देन 1914 में बिगिन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वी आर नोइंग दिस, वी आर नोइंग दिस, वी कैन नॉट लाइक फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है। अगर आपने इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो सारी जितनी चीज़ें पढ़ी होगी ना, यू कैन लाइक इमेजिन फॉर दैट, आप इसको सोच सकते हो, आप इसको इमेजिन कर सकते हो। एंड इट इज़ जस्ट वेरी 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 क्रूशियल थिंग दैट टाइम, और बहुत ही ज़्यादा हार्टफेल्ट जो है ना हमारी फीलिंग्स आपके सामने आएंगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स आपके सामने आएंगी अगर आप उस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, नॉलेज थोड़ा हम बूस्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट यहाँ पे आपको बताएंगे हम कि इसके नीचे भी एक पूरा लोगों का पूरा जमावड़ा था जो कि एब्सोल्यूटिस्ट थे। वो क्या थे, द पर्सन हु होल्ड एब्सोल्यूट प्रिंसिपल इन पॉलिटिकल, फिलोसफिकल और क्या है ये, थियोलॉजिकल मैटर्स। एक पर्सन ऐसा जिनके सारे एब्सोल्यूट प्रिंसिपल होते हैं इन सारे मैटर्स में, पॉलिटिकल मैटर हो, फिलोसफिकल हो या थियोलॉजिकल मैटर्स हो, इन सारे मैटर्स में उनकी एक पर्टिकुलर थिंकिंग होती है, तो वो एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। पढ़ो ध्यान से। देन है नेक्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एंकरेज की थी एक आइडिया दैट पीपल ओन द कंट्री एंड वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टेट। पीपल कंट्री को ओन करता है और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरे स्टेट का। सो इट इज़ हेल्प टू स्टेट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो उसकी हेल्प बिल्कुल जायज़ है कि एक नेशनलिज्म की आइडिया उसके दिमाग में आ सके, ठीक है। तो ये किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, इस बात को एंकरेज किया गया था, ओके। देन जस्ट स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दैट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म रिसीव्ड इट्स ग्रेटेस्ट बूस्ट ड्यूरिंग द। मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म जो है उसका जो प्रॉपर माइंड में जो एकदम अंदर से ऐसे उछाल आया था ना कि हमें चाहिए, ये कब हुआ था, ये इसको कौन सा रिवॉल्यूशन कहा गया था, ठीक है, इस नेशनलिज्म फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म में। अर्ली मिडिल एज नो, अमेरिकन रिवॉल्यूशन नो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा हुआ था, इट रिसीव्ड द ग्रेटेस्ट बूस्ट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। विच वॉज द बूस्ट, दैट दे वॉन्ट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। वो मॉडर्न फॉर्म चाहते थे, मोनार्क हटा के मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, या फिर जस्ट लिबरलिज्म चाहते थे, ठीक है, कुछ भी हो, बस ये मोनार्की हटे, यहाँ से एक रूलर का रूल ना चलना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ था उस समय। नेक्स्ट है, हु वॉज द फेडरिक सोडियो, ये तो मैंने बताया ही नहीं, ये तो फ्रांस के थे, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ठीक है, फ्रांस में ही थे ये। कौन, फ्रेडरिक सोडियो, इनका नाम आप भूलेंगे नहीं, ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे,
ठीक है, जब मैंने बताया था ना बहुत सारे आर्टिस्ट और पोइट्स ने अपनी पोइट्स में और पोइट्रीज़ में और आर्ट्स में ये एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी कि कैसे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को हम बाहर तक हर कॉमन पीपल तक लाएं। ये वो इन्होंने भी ये इट वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, सो ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन। which one of the following was not the feature of Napoleonic code? नेपोलियनिक कोड का ये इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यस यस, राइट टू प्रॉपर्टी यस, वॉज नॉट बोला है तो ऑफकोर्स प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ ये नहीं था, ये प्रिविलेजेस उनके जन्म के आधार पर दिया जाएगा किसी पीपल को, ये ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इट वॉज नॉट द फीचर ऑफ दैट नेपोलियनिक यस कोड। नेक्स्ट, द जर्मन्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश बिल्ड देयर जर्मन एम्पायर। किसकी लीडरशिप में जर्मन्स ने जर्मन एम्पायर को क्या किया था, बनाया था या बिल्ड किया था? तो यस इट वॉज प्रूशिया, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, प्रूशिया है, ग्रीक है, ऑस्ट्रिया है, नन ऑफ दीज है। यस प्रूशिया वॉज द वन ऑफ द नेशन जिसके अंडर में जर्मन्स ने जिसके अंडर द लीडरशिप में जर्मन्स ने अपनी एम्पायर को बिल्ड किया था। नेक्स्ट, ट्रीटी ऑफ साइन, द ट्रीटी वॉज साइंड इन लंडन इन 1827। 1827 पे यहाँ पे किसी का जिक्र है नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए किसके थ्रू हुआ था, इंग्लैंड के, यस इंग्लैंड भी था, रशिया भी था, फ्रांस भी था, यस तीनों थे। ट्रीटी है, तीन तो आएंगे ही तीनों थे, ऑल ऑफ दीज करेक्ट, एकदम करेक्ट। ट्रीटी वॉज साइंड इन लंडन इन 1827 बाय ऑल थ्री नेशंस। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटिस्ट कौन थे, अभी अभी मैंने बताया कौन थे ये, मोनार्किकल गवर्नमेंट थी ये, ना सिर्फ फिलॉसफी, ना सिर्फ थ्योरी, ना सिर्फ पेंटिंग, इट्स अ मोनार्किकल गवर्नमेंट। बताया मैंने मोनार्की को मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट के फॉर्म में चेंज करने को एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट पर्टिकुलर उनकी जो भी आइडिया होती है वो परफेक्ट होती है, एब्सोल्यूट आइडिया या एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स होते हैं इन द टर्म्स ऑफ फिलॉसफी, थियोलॉजिकल या फिर क्या बताया था पॉलिटिकल मैटर्स में, ठीक। What did Das Volk stand for? Das Volk इसको क्या बोलते हैं? It's a common people, ठीक है, इट्स अ कॉमन पीपल। व्हाट डिड दास वॉल्क स्टैंड फॉर? कॉमन पीपल को ये बोला जाता था दास वॉल्क उस समय। डेमोक्रेसी नहीं, फैक्ट्री वर्कर्स नहीं, स्लम ड्वेलर्स नहीं, कॉमन पीपल को दास वॉल्क बोलते थे, दास वॉक, ठीक है। नेक्स्ट इज ला पेट्रे, मैंने अभी अभी बताया था ला पेट्रे क्या है, द फादरलैंड। ला पेट्रे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, द फादरलैंड, ठीक है। और एक और चीज़ बताई थी जिसको द सिटीजन बोलते हैं, एक बार फिर से आप देखोगे, इट वॉज लाइक, कहाँ था ये देखिए, ली सिटोयन, इसको द सिटीजन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नेशन इज डिस्क्राइब्ड एज कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन। एक नेशन को डिस्क्राइब किया गया एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन, क्या उनमें कॉमन क्या चीज़ थी? देखिए, होमलैंड था, यस, ट्रेडिशन, यस, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यस, ऑल ऑफ दिस, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव, इन सब में ये सब कॉमन था, ठीक है। दे हैव अ कॉमन होमलैंड, ट्रेडिशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन फ्रांस स्नीजेस, जब फ्रांस स्नीज करता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। बताओ, फ्रांस ने स्नीज किया तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो गया देखिए कितनी बड़ी बात है। हु अमंग द फॉलोइंग सेट दिस पॉपुलर लाइन, इनमें से इस पॉपुलर लाइन को किसने बोला था? गिसिपी मजीनी, कि मैटरनिच, कि ओटोवन बिस्मार्क, गिसिपी गारिबल्दी? इट्स मैटरनिच ने ऐसे कहा था कि अगर छींक आए फ्रांस को तो पूरा यूरोप को सर्दी हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप बिल्कुल माइंड में रखेंगे। जिस तरह से हमारे अंदर में माइंड में है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, उसी तरह से ये भी माइंड में रख लीजिए कि मैटरनिच ने इस कॉमन स्टेटमेंट को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ट्रीटी ऑफ वियना फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। क्या है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में? क्या है? अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बिकम द डोमिनेंट क्लास, नो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, यस,
फ्रांस ने अपनी सारी टेरिटरीज लॉस मतलब खो दी हैं एंड इट हैड एनेक्स्ड अंडर और नेपोलियन के अंदर आ चुके हैं। यस, इट वाज द करेक्ट स्टेटमेंट विद द रिगार्ड ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, सॉरी, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 2 करेक्ट ऑप्शंस पे जाने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट है द पोलिश स्टेट वॉज डिवाइडेड इनटू पार्टीशन अमंग द, पोलिश स्टेट को डिवाइड किया गया अमंग द, पार्टीशन किया गया उसका किसके बीच में, तो रशियन जर्मन्स, रशियंस तो थे, जर्मन्स नहीं थे, प्रूशियंस भी थे, तो ये हो गया रॉन्ग। देन जर्मन्स थे, यस, ऑस्ट्रियंस नहीं थे, प्रूशियंस थे, यस, जर्मन्स भी नहीं थे, जर्मन्स भी नहीं थे, प्रूशियंस तो थे, प्रूशियंस थे, रशियंस थे, प्रूशियंस थे, रशियंस थे, जर्मन्स नहीं थे, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। जर्मन्स नहीं थे, ऑस्ट्रियंस तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, रशियन, प्रूशियन, ऑस्ट्रेलियंस सब थे यहाँ पे, ये सब है परफेक्ट। इस पोलिश स्टेट को इन तीनों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, इनका पार्टीशन किया गया अमंग ऑल दिस पीपल, रशियंस, प्रूशियंस एंड ऑस्ट्रेलियंस, ठीक। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड ऑन विच डेटा, डेट होना चाहिए, ये कौन सी डेट में फ्रैंक पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, इट वॉज 18 में, 8 में तो था ही नहीं, 18 जून था ही नहीं, इट्स 18 मई, 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज ड्राफ्टेड, अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड ऑफ दिस, ठीक है, ऑफ इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। देन नेक्स्ट है विच कंट्री बिकम फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप, कौन सी कंट्री इनमें से पूरी फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट में, स्टेट के फॉर्म में यूरोप में इन ईयर 1789 आ चुकी थी आगे, ऑफ कोर्स फ्रांस ही था ऐसा यूरोप का ऐसा स्टेट जो फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट में तब्दील हो गया, बदल गया, बन गया, ठीक है। हु वॉज कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली, इनमें से बिस्मार्क ऑफ इटली किसको बोला गया, गारिबल्दी को, ये थे वो बंदे, ठीक है, जिसको बिस्मार्क ऑफ इटली बनाया गया, जिसको बिस्मार्क ऑफ इटली बोला गया, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि ये पूरे स्लाइड्स के टॉपिक्स को आप कनेक्ट करते जा रहे हो, क्योंकि मैं ये टॉपिक बहुत ही लेट से स्टार्ट कर रही हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप तक मेरी बात आसानी से पहुँचा सकूँ, और ये तब हो सकता है बेटा जब आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा एक बार खुद से, एक बार आपके क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा, एक बार आप आसपास के कई फ्रेंड से डिस्कस किए होगे, तो अब जब आप मुझसे डिस्कस करोगे तो ये आपके दिमाग में जल्दी जल्दी जाते जाएगा। नेक्स्ट है विच वॉज द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, इनमें से कौन सी ट्रीटी ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में रिकॉग्नाइज कर लिया था। मुझे तो ये याद है बहुत अच्छे से कि कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ही रिकॉग्नाइज किया था ग्रीस को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। तो इट इज़ अ राइट आंसर, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको आप लॉक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन में क्लियरली समझा होगा इस बात को तो आप तुरंत इस टॉपिक पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल का मतलब ही फ्रीडम होता है, फ्री, ठीक है, फ्रीडम। लिबरल नेशनलिस्ट, फ्री नेशनलिस्ट मेनली बिलोंग टू विच क्लास, कौन सी क्लास को बिलोंग करते थे इनमें से, कौन सी, एजुकेटेड मिडिल क्लास, एजुकेटेड थे तभी वो आज़ादी चाहते थे, ठीक है। जिनको इस बात की एजुकेशन ही नहीं है, उनको पता ही क्या होगा कि हमारे हक है क्या और हमारे हक होने कैसे चाहिए, हमारे हकों को हम ले कैसे सकते हैं। तो इट वॉज नॉट ओनली द न्यू मिडिल क्लास, इट वॉज जस्ट अ न्यू मिडिल एजुकेटेड क्लास, या फिर एजुकेटेड न्यू मिडिल क्लास, ठीक है। तो दे वर ओनली द पीपल हु हैज़ मेनली बिलोंग टू द लिबरल नेशनलिस्ट, नेशन के बंदे ऐसे पुख्ते, ऐसे मजबूत कड़ी थी ये इनकी, ऐसे मजबूत पिलर्स थे ये, जिन्होंने इस वाली आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से सबके सामने लाई, और वो कामयाब भी हुए। और ना सिर्फ कामयाब हुए, ये लहर तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई, ठीक है, कि हमको लिबर्टी चाहिए, हमको हमारे हकों के लिए इक्वल राइट्स चाहिए, हम हकों को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे राइट्स जो है वो इक्वल राइट्स हमको चाहिए अमंग द कॉमन पीपल। तो दे वर एग्जैक्टली एजुकेटेड मिडिल क्लास अलाइक। Then where was the first upheaval took place in July 1803?
फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस कहाँ हुआ था? इटली में, जुलाई में 1803 में कहाँ पे हुआ था अपहीवल? ये हुआ था आपका फ्रांस में। ये फ्रांस में ही ये सारे चेंजेस पहले लगभग फ्रांस में आए थे, ठीक है। तो ये हुआ था फ्रांस में। जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड क्लेम्ड दैट, जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड, जो कि क्लेम किए थे दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग क्या? ट्रू जर्मन कल्चर को डिस्कवर किया जाएगा किनके बीच में? कॉमन पीपल के बीच में, कि एरिस्टोक्रेटिक के बीच में, कि मिडिल क्लास एलाइट के बीच में, कि नन ऑफ द? कॉमन पीपल है कि क्या है? ये आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है। किसके किसके बीच में है? कॉमन पीपल, एरिस्टोक्रेटिक, मिडिल क्लास एलाइट, कि नन? इनमें से किसमें था क्या? जर्मन कल्चर का क्या होना चाहिए? डिस्कवर करा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। नेशनलिस्ट टेंशन यूरोप में मोस्ट सीरियस सोर्स आफ्टर 1871 क्या था? वॉज एन एरिया, एक एरिया पे थी, उस एरिया का नाम क्या था? बल्कन्स। मैंने बताया था ना इम्पीरियलिज्म के बारे में बताया था ना सबसे पहले इंट्रोडक्शन में। ये देखिए, ये इम्पीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म, इट वॉज टोटली बल्कन्स का ही याद आता है इसमें। तो ये था बल्कन्स में क्या था? द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप वॉज एन एरिया कॉल्ड बल्कन्स। बल्कन्स में ये सब टेंशन आया था, सबसे सीरियस वाला सोर्स। देन विच न्यूली डिजाइंड फ्लैग वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग? कौन सा न्यू डिजाइंड फ्लैग था जिसको चूज किया गया था इन प्लेस ऑफ फॉर्मल फ्लैग? और वो फ्लैग था क्या? रॉयल स्टैंडर्ड इन फ्रांस। ऐसा कौन सा न्यूली डिजाइंड फ्लैग था? यूनियन जैक नहीं, वाइट सेल्टायर नहीं, रेड क्रॉस नहीं, ट्राई कलर, ये फ्लैग था जो कि किसको रिप्लेस किया था? फॉर्मल फ्लैग को रिप्लेस किया था। अ न्यूली डिजाइंड फ्लैग वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल फ्लैग, रॉयल स्टैंडर्ड उसका नाम था, ठीक है, इन फ्रांस, एंड इट वॉज ट्राई कलर। ओके, नेक्स्ट, हु डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी इन फ्रांस? डेमोक्रेसी को किसने डिस्ट्रॉय किया था फ्रांस में? बोनापार्टे ने। ये तो बहुत कॉमन है, नेपोलियन बोनापार्टे ने डेमोक्रेसी को फ्रांस में डिस्ट्रॉय कर दिया था। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, इनमें से सीक्वेंस करेक्ट क्या है? व्हेन द वियना पीस सेटलमेंट इज साइंड, क्या वियना पीस सेटलमेंट साइन हुआ था पहले? नहीं। नेपोलियन इन्वेड्स इटली, यस, नेपोलियन का इटली में आना, यस, ये पहला है, ये तो फर्स्ट है मेरी तरफ से, ठीक है। देन है, फिर वियना पीस आया था, सेटलमेंट हुआ था, यस बोल सकते हैं हम। फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई थी कि ग्रीक स्ट्रगल इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ था एंड देन यूनिफिकेशन हुआ था। मतलब कि 2143 देखते हैं किसमें है। 2143 इसमें तो नहीं है, 2143 नहीं है, 34 है, ये रहा आपका 2143, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका राइट कि सबसे पहले हुआ था नेपोलियन इन्वेड्स इटली एंड देन वियना पीस सेटलमेंट हुआ था, उसको साइन किया गया था। उसके बाद ग्रीक का स्ट्रगल हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए एंड देन यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, ठीक है। इसका आप हेल्प वहाँ से भी ले सकते हैं, आपकी डेट शीट्स हैं वहाँ से भी ले सकते हैं आप, और इससे भी ले सकते हैं, आपके नाम के थ्रू लीजिए या फिर आप डेट शीट्स के ऊपर जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आंसर करेक्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होना चाहिए। मीनिंग ऑफ वॉक्स जीस्ट, अभी हमने पढ़ा था दास वॉक्स, जिसको कॉमन पीपल बोलते थे, ठीक है। अभी वॉक्स जीस्ट का मतलब क्या होता है? कॉमन पीपल नहीं है, क्योंकि दास वॉक का मतलब कॉमन पीपल होता है, म्यूजिक नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, एग्जैक्टली स्पिरिट ऑफ नेशन के लिए जो स्पिरिट अंदर में जो जागती है ना कॉमन पीपल की, दैट इज कॉल्ड वॉक्स जीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, दास वॉक कॉमन पीपल दिख रहा है, दास वॉक कॉमन पीपल, तो ये रहा आपका ए, ओके। देन जंकर क्या है आपका? लार्ज लैंड ओनर ऑफ प्रूशिया, यस। सिंबल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नहीं, सिंबल ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो एलगरी था, तो ये है आपका बी, ठीक है। देन सिंबल ऑफ एलगरी, सिंबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, ये आइडिया बिल्कुल एलगरी ही है। एंड लास्ट, फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट्स, फेमिनिस्ट आ गया तो ऑफकोर्स वुमेन्स राइट्स तो आना ही आना, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ए से आएगा एस, बी से आ गया पी, ए से एस, बी से पी, तो बस आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए से एस का ऑप्शन तो कहीं और था ही नहीं ना, तो आपका ऑप्शन सी तुरंत चले जाइए आप,
बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्या सॉल्व करना, ये MCQ में भी मैच, क्योंकि एक MCQ में ऑलरेडी 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन एक मैच में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बहुत पसंद है और आई होप कि आप लोगों के भी दिमाग में जाते जा रहा है। अब आ गई हैं डेट शीट्स, वेरी नाइस, डेट शीट्स आ गई हैं आपके पास। तो आप देखोगे कि 1797 में क्या हुआ था। 1797 में इन्वेशन ऑफ इटली हुआ था, मैं इसके साथ जाऊंगी, ठीक है। देन हुआ था आपका बी 1814 में ये हुआ था वियना पीस सेटलमेंट, अभी अभी हमने ऊपर किया है, इन्वेशन ऑफ इटली, नेपोलियन इन्वेड्स इटली, फिर वियना पीस सेटलमेंट, ठीक है। देखिए डेट्स आ गई, ठीक। देन 1821 में स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, यस, ये देखिए मैंने आपको बोला ना, या आप नाम से जाइए या आप डेट से जाइए, आपको दोनों ही हेल्पफुल होगा। तो ये रहा आपका सी और जो बचा है वो आपका डी है। तो मतलब ए से क्यू का कॉम्बिनेशन, ए से क्यू का कॉम्बिनेशन 2 में है, तो पहले 2 ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। देन आते हैं, ठीक है, बी से पी में होना चाहिए, बी से पी में ऑप्शन डी के साथ जाती हूँ मैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बी के साथ आर का कॉम्बिनेशन है सी में, विच इज नॉट द करेक्ट वन, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन इन मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, पीजेंट्री, बहुत सिंपल, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, ट्रेड और कम्युनिकेशन, कॉमर्स हो नहीं सकता था, क्राफ्टमैनशिप हो नहीं सकती थी, दोनों नहीं हो सकते, तो ऑल ऑफ द अबव ऐसे ही कट गया, बचा क्या, पीजेंट्री, आ गया आंसर। विच कंट्री बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, इनमें से किस कंट्री ने नेशनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में अपने लैंग्वेज को यूज किया था, विच इज दैट, पोलैंड, नॉट हंगरी, नॉट प्रूशिया, नॉट ऑस्ट्रिया, इट वॉज जस्ट पोलैंड। पोलैंड वॉज द नेशन, Poland was a country, sorry, who began to use their language as a weapon of national resistance, ठीक है। मतलब वहाँ पे रहना है, नेशन में नेशनल रेजिस्ट करना है वहाँ पे, तो अपनी लैंग्वेज को उन्होंने अपना वेपन बनाया था। Which of the following did not play a role to develop nationalist sentiments, इनमें से कौन सा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने के लिए कोई रोल प्ले नहीं करता है। आर्ट करता था, म्यूजिक डांस करता था, क्लाइमेट नहीं करता था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्लाइमेट कोई रोल प्ले नहीं करेगा इस मैटर में। गिसिपी मजीनी कौन थे, कौन थे भाई गिसिपी मजीनी, आ जाइए। इटालियन रिवॉल्यूशन थे, फ्रेंच आर्टिस्ट तो फेडरिक थे, ये थे फ्रेंच आर्टिस्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो गिसिपी मजीनी एंड इटालियन, ये हो गया मेरा ए और सी, तुरंत हो गया। बचा क्या, बी और डी, चलिए करते हैं बी और डी के लिए। बी में है काउंट कैमलॉट केवर, ये कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट स्टेट, यस, ये थे वो उसके चीफ मिनिस्टर। बचा क्या, ड्यूक मैटरनिच, ये तो मैंने बताया था, ड्यूक मैटरनिच किसका, ट्रीटी ऑफ वियना का, तो ये हो गया आंसर। तो ए के साथ एस का कॉम्बिनेशन 3 में है, तो ये बी वाला तो कट गया, ठीक है। देन बी के साथ पी वाला कॉम्बिनेशन, बी के साथ पी वाला कॉम्बिनेशन 2 में है, ठीक है ना, 2 में है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी कट गया, ओके। देन सी के साथ क्यू वाला कॉम्बिनेशन, सी के साथ क्यू वाला कॉम्बिनेशन इसमें है, तो ऑप्शन सी आपका राइट जाता है। सी के साथ पी वाला कॉम्बिनेशन है जो कि रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर है ऑप्शन सी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फिर से आते हैं यहाँ पे, फिर से आपके पास बहुत सारे बंदे हैं और बंदों से रिलेटेड कभी डेट्स है, कभी उनका एम्पायर है, कभी उनके करतूते हैं, कभी उनके ज़बरदस्ती है, कभी उनके आइडियाज़ हैं, कुछ भी है, जो भी है, मैच में सब कुछ डन है, ठीक है। लुइस ऑटो पीटर्स, ये कौन है, लुइस ऑटो पीटर्स फाउंडर ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन, ए के साथ एस का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ मैं, एकदम करेक्ट है ये। कार्ल वेकर कौन थे, कार्ल वेकर थे मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, अभी अभी हमने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में कुछ और पढ़ा था और कार्ल वेकर ही उनके मेंबर थे। देन है विक्टर इमैनुअल टू, विक्टर इमैनुअल टू, पहले तो ये देख लेते हैं ओटोवन बिस्मार्क क्या था। ओटोवन बिस्मार्क का ऑफ कोर्स प्रूशियन चांसलर थे, तो ये है फाउंडर ऑफ, ये हुआ तो ये तो बी हो गया, ओटोवन से हो गया डी और सी से हो गया आपका पी, ठीक है। अब चलते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे बैठ रहा है। ए से एस का कॉम्बिनेशन 2 में है, तो बीच वाले 2 को हटा देते हैं क्योंकि ए से क्यू और ए से आर का कॉम्बिनेशन है। ए से एस का कॉम्बिनेशन 2 हमारे पास है, 50-50 ऑप्शन आ गया है हमारे पास। कौन बनेगा, हिस्टोरियन, ठीक है।
करोड़पति नहीं बनोगे आप, हिस्टोरियन बनोगे, 10 आउट ऑफ 10 लाने वाले बंदे बनोगे, करोड़पति नहीं 10 on 10 लाने वाले बंदे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन जाते हैं यहाँ से। कार्ल बेकर क्यू के साथ ऑप्शन जाता है मेरा, और कार्ल बेकर क्यू के साथ आर है यहाँ पे बी में, ये है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, आगे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। नेक्स्ट चलते हैं। मुझे बहुत मजा आया इस मैच में। कितने क्वेश्चंस आपने काउंट किए मैच में, देखिए 4 4 16 क्वेश्चन इन 4 मैच में आपके कवर हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ना, आपके 16 क्वेश्चन कवर हो गए इस मैच में। नेक्स्ट चलते हैं, एक और मैच है यहाँ पे भी। ये मैच हमने कर लिया है, इन्वेजन और वियना, ये मैच वो है डन है ये ऑलरेडी। ठीक है, आते हैं विथ रेफरेंस टू द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के रेफरेंस में मैं इन स्टेटमेंट्स को कवर करना चाहूँगी और इनमें से कौन सा करेक्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, Cavour who led the movement of unify the regions of Italy was neither a revolutionary nor a democrat। एकदम करेक्ट है ये आंसर। After the unification of Italy, the Habsburg rulers had more autonomy on the Hungarians। No, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो which was the above statements is या are correct? Only first is correct। सिर्फ पहला करेक्ट है, तो ओनली 1 के साथ में जाऊंगी एंड दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो देखेंगे यहाँ पे, और ये मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि आपका होमवर्क है और आपको एज अ होमवर्क करना है। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करो और बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। बल्कन्स वर द रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक रीजन्स, ये है कि नहीं है। बल्कन्स जियोग्राफिकल और एथनिक रीजन से बिलोंग करते थे कि नहीं। नेक्स्ट है करते थे कि नहीं, ये ऐसा रीजन था कि नहीं था। देन नेक्स्ट है लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स वर फ्री फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर, क्या लार्ज पार्ट ऑफ द बल्कन्स फ्री था ओटोमन एम्पायर से। नेक्स्ट है द डिसमेंबरिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर विथ इट्स बल्कन स्टेट बिकम द सीन ऑफ द बिग पावर राइवलरी, क्या ये बिग पावर राइवलरी सीन क्रिएट किए थे जब डिसमेंबरिंग ऑफ ओटोमन एम्पायर था बल्कन्स के साथ, क्या मेंबरशिप हट गई थी ओटोमन एम्पायर की बल्कन्स के साथ, क्या ये बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ था उस समय। बल्कन स्टेट्स वर जेलस ऑफ ईच अदर, क्या बल्कन के स्टेट्स आपस में ही एक दूसरे से जेलस करते थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आप मुझे बताओगे। कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको बल्कन्स के बारे में पूरी जानकारी फिर से पढ़नी है एनसीईआरटी के थ्रू। आपकी बुक जरूर आप प्रेफर करोगे, बुक में बहुत कुछ दिया रहता है जो आप ओवरलुक कर लेते हैं। प्लीज़ डू नॉट ओवरलुक दिस, क्योंकि 10 के 10 मार्क्स एक चैप्टर में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द, क्या है, नेम द इटालियन रिवॉल्यूशनरी ऑफ जेनोआ। नेम द इटालियन रिवॉल्यूशनरी ऑफ जेनोआ, ये भी मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी। बहुत कम होमवर्क दिया है, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ है कि नहीं। वो भी मैटरनिच किसके हैं देख लीजिए आप, रिवॉल्यूशनरी गिसिपे मजीनी किसके हैं और जॉन गॉटफ्राइड किसके हैं। इनके बारे में मैं पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मेरे इसमें दे चुकी हूँ। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन में मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नन तो नहीं है कहीं इसका ऑप्शन, आप देखिएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑन द फॉलोइंग फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ये फीचर्स हैं, ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिप्स, ठीक है, लैटिन वर्ड लिप्स मतलब फ्रीडम, ठीक है। देन फ्री, फ्रीडम मीन्स फ्री। इट स्टैंड्स फॉर द एंड ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड क्लर्क, ओके, मतलब ये जो वर्ड है ये आपका किसका एंड चाहते थे, एरिस्टोक्रेटिक और क्लरिकल प्रिविलेजेस का, मतलब किसी इन सब लोगों को प्रिविलेजेस ना दी जाए, तो मतलब किसको दी जाए, कॉमन पीपल को। देखते हैं। देन इट एम्फेसाइजेस अंडरस्ट्रेन्ड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, यस, इन फ्रीडम ऑफ थॉट और रिलीजन, ठीक है, इसको तवज्जो दिया जाए कि ना दिया जाए, ठीक है, ना दिया जाए तो फिर किसको दिया जाए, क्या कॉमन पीपल को, ये भी देखेंगे। इट एम्फेसाइजेज ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस, ये तो सबको पता है, एक्सप्रेस, प्रेस, स्पीच, इसकी फ्रीडम कौन से कंट्री में होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, लिबरलिज्म होता है, रिवॉल्यूशनरिज्म होता है कि रिपब्लिक कंट्री में होता है बेटा ये सब। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ये सारी फीचर्स किस वाली कंट्री में होती है, रिपब्लिक कंट्री में होती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, इन फीचर्स के बेसिस पे बताओ कि इनमें से कौन सा बंदा इन फीचर्स पे फिट बैठता है, ठीक है। इन फीचर्स पे बताया कि कौन सी कंट्री इसमें फिट बैठती है,
किस टाइप की सिचुएशन इसमें फिट बैठती है। अब यहाँ पे कौन सा बंदा है, इनमें से कौन सा बंदा, ऑटो वन बिस्मार्क, कार्बोनरी की, कार्ल बेकर की, रेनन। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन इज ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर। ठीक है, इनमें से कोई था क्या, याद रखिए। ठीक है, ही इंसिस्टेड ऑन सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल पे इंसिस्ट किया था इन्होंने। ठीक, इनके अकॉर्डिंग नेशंस आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेज एंड रिलीजन। नेशन को किसी नेशन को कॉमन लैंग्वेज, रेज या रिलीजन के बेसिस पे फॉर्म ना किया जाए। ठीक, ये चाहते थे, इनके अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए नेशन। अकॉर्डिंग टू हिम लिबर्टी वुड बी लॉस्ट, लिबर्टी को हटा दो, एंड इट वॉज इफ देयर वॉज ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। लिबर्टी हट जानी चाहिए अगर यहाँ पे एक ही बंदा है लॉ कर, या एक ही लॉ है या एक ही मास्टर है, तो लिबर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे, इस सारे फीचर्स के बेसिस पे कौन सा बंदा इसमें फिट बैठता है, और मेरे हिसाब से ये कार्बोनरी हैं जो फिट बैठते हैं। इनके थॉट्स ऐसे थे। ठीक है, इनके थॉट्स ऐसे थे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन थे, इनका इंसिस्ट था, ये इंसिस्ट करते थे कि क्या हो, सोशल कैपिटल हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। अगेन इनमें से कौन सा बंदा इस पे फिट बैठते हैं, ओटो पीटर, कार्ल बेकर, फ्रेडरिक शोरियो की, गिसिपी मजीनी। ठीक है, देखते हैं। शी वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ठीक, शी आ गया है। देन शी वॉज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की। शी, पहले ये देखिए, ये नाम जाते भी हैं शी के साथ तो समझ में आ जाएगा ओटो पीटर है कि नहीं है। ठीक है, देन शी फाउंडेड अ पॉलिटिकल एसोसिएशन हु वाज फेमिनिस्ट इन नेचर। ठीक है, एंड देन शी फाउंडेड अ वुमेन्स जर्नल। ओटो पीटर वाज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपकी थोड़ी नॉलेज बूस्ट कर देते हैं हम कि गिसिपी मजीनी जो थे, दे फॉर्म्ड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म की थी ड्यूरिंग 1830s के समय 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म की थी। पहली तो थी यंग इटली इन मार्सिलीज एंड दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्ने। 2 सोसाइटी, अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म की थी 1830 के समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आने वाला है आपका एमसीक्यू में, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर ये आ जाए तो। ठीक है, क्या, फर्स्ट वॉज यंग इटली इन मार्सिलीज एंड द सेकेंड वॉज द यंग यूरोप इन बर्ने। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं इस पे। व्हेन वॉज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म यू नोटिस इन यूरोप। इनमें से कब क्लियर एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का यूरोप के, और वो है 1789। आपको डेट शीट्स मैंने दिखा दी थी यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया डेट शीट्स यहाँ पे दी हुई है। 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड, तो ये आपको हेल्पफुल रहा इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वॉज द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन। इनमें से किन का ये था कि यूरोपियन कंजर्वेटिव्स को बिलीव ना किया जाए। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट पॉलिसी, नो। स्ट्रेथन मोनार्की, नो। अ रिटर्न टू अ सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरीज डेज, वो चाहते थे प्री रिवॉल्यूशनरीज डेज वापस आ जाएं। इनमें से ये था, डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव नॉट बिलीव इन, ये नहीं चाहते थे, ये उन पे बिलीव नहीं था। वो क्या था, अ रिटर्न, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा रिटर्न वापस से होगा सोसाइटी का, कि वापस से क्या हो जाएंगे, प्री रिवॉल्यूशनरीज डेज में आ जाएं। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव दैट। नेक्स्ट, which among the following best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century Europe। ठीक है, best signifies the idea of liberal nationalism of 19th century Europe में इनमें से कौन सा है। emphasizes the social justice, no, it's not about only this। state planned सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, नो। ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था हंगर का, अनएम्प्लॉयमेंट का, हार्डशिप्स का, लेकिन सिर्फ ये नहीं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी, यस, ये चाहते थे वो कि इंडिविजुअलिटी है और इक्वालिटी आए लॉज के आई के सामने, तो इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चाहते थे ये 19th सेंचुरी यूरोप में। इस चीज़ का क्या आया था, आइडिया आया था सबके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिटिकली व्हाट डिड द लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लिबरलिज्म को मैंने सिंपली इन अ रफ वे क्या बोलूँ मैं, रफ स्केच बना दिया कि लिबरलिज्म मतलब कि फ्रीडम होता है, लेकिन एग्जैक्टली पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है। अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यस, अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट मतलब गवर्नमेंट फॉर्म की जाए जो लोगों के बदले बोले।
ठीक है। मोनार्की नहीं, मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हर एक चीज़ हो बट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है गवर्नमेंट फॉर्म करना, एक मोनार्क नहीं होना चाहिए, और फिर वो बंदों के बदले, कॉमन पीपल के बदले वो आवाज़ लगाए। तभी तो जब भी हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हमें कोई ऐसी गवर्नमेंट ही बनाना चाहते हैं जो हमारी आवाज़ बने, ठीक है। एक कॉमन पीपल के घर घर जाके तो किसी से कोई व्यूज़ नहीं लेगा ना, तो जो गवर्नमेंट करती है करे या करेगी, वो सब लोगों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए, उनकी पूरी स्पेशली उनकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए करी जाए, ठीक है। तो यस, पॉलिटिकली लिबरलिज्म इज दिस ओनली। नेक्स्ट इज आफ्टर द रिलीज ऑफ गिसिपी मजीनी फ्रॉम द प्रिजन। जब गिसिपी मजीनी जेल से निकले तो उसके बाद ही फाउंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने न्यू ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की। उसका नाम क्या था? यंग इटली। अभी पढ़े हैं, गिसिपी मजीनी ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को क्या किया था? बनाया था। पहली क्या थी? यंग इटली मर्सलीज में, एंड दूसरी थी यंग यूरोप इन बर्ने, ठीक है। तो जब वो जेल से निकले तो उन्होंने जो पहला क्या बनाया था? ही फाउंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन फाउंड की थी और उसका नाम था यंग इटली। नेक्स्ट है हु फाउंड द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। किस, अभी तो बताया था गिसिपी मजीनी ने, अभी यहाँ पे भी बताया था, यहाँ पे भी बताया, अभी दूसरा क्वेश्चन भी वही है। किसने यंग इटली को फॉर्म किया? गिसिपी मजीनी ने, मजीनी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट, हु वाज, व्हाट वाज यंग इटली? यंग इटली था क्या? सीक्रेट ऑफ सोसाइटी, सीक्रेट ऑफ सोसाइटी, यही तो था। 2 सोसाइटी फॉर्म की, ये विजन ऑफ इटली नहीं था, नेशनलिज्म, नेशनल एंथम इटली का नहीं, इट्स अ सीक्रेट सोसाइटी। अंडरग्राउंड क्यों हुई? क्योंकि वो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म हुई है, ठीक है। हो गया, डन। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारी स्लाइड है ये। कुछ क्वेश्चंस को लेके आई हूँ और कोशिश की है कि सारे टॉपिक्स को कवर कर पाऊँ, और मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे अपने आप को करोड़पति फील करें जब वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप 10 on 10 लेके आए, ठीक है। मैं ऐसी कोशिश के साथ आपके सामने आई हूँ और आप इसी कोशिश के साथ अपने एग्जाम में जाएंगे। इसी कोशिश मैंने की है कॉन्फिडेंस आप में लाने के लिए। तो होप कि ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते जा रहा है, और होप कि अगर ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, रीड कर लिया अपने आप से और टीचर से भी समझा है कहीं ना कहीं स्कूल में, तो जब मैं इन सब बारे में बात कर रही हूँ तो आप उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रोकन चेन? ब्रोकन चेन, चेन को ब्रोक करो, खत्म करो इस चेन को, इस जंजीर को, दैट इज फ्रीडम। ये है बीइंग फ्रीड, फ्रीडम, हीरोइज्म नहीं, ठीक है, इट्स अ फ्रीडम। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज एम फॉर? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज का एम क्या था? क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। एस्टैब्लिशिंग रिपब्लिक, यस। इक्वल राइट्स फॉर ऑल, यस। एंड इज इट ऑल अबव? यस, इट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज चाहते थे, तभी तो रिवॉल्यूशन लाते। रिवॉल्यूशन ये छोटी मोटी बातों के लिए नहीं होता बेटा। रिवॉल्यूशन आता है ना जब, तो ये एक ऐसी आंधी होती है कि सब अपने अकॉर्डिंग करना चाहती है। ये एक तो सब अपने अकॉर्डिंग करना चाहती है, और इसमें जितने सेक्रीफाइसेस और जितने क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइसेस ही बोलेंगे, जितने सेक्रीफाइस और जितना हमको देना पड़ता है ना, दैट ऑलवेज कॉमन पीपल क्या करता है? इसको फेस करता ही है, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही नहीं था, 1 2 3 नहीं थे, इनमें से सब थे, ठीक है। नेक्स्ट, द कंबाइंड फोर्स ऑफ प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड। जो प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके किसको डिफीट किया था? इनमें से फ्रांस नहीं, रूसिया नहीं, प्रूशिया नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, डेनमार्क। इन दोनों की फोर्स ने मिलके डिफीट किया था डेनमार्क को। क्या डिफीट मतलब? हराया था, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ कंट्री दैट कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन। ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ कंट्री थी जिसने मिलके नेपोलियन को हराया था? ऐसी कौन सी? ब्रिटेन था, यस। रशिया थे, यस। प्रूशिया था, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। ये है आपका करेक्ट आंसर बी। ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन कलेक्टिव कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को क्या किया था? हराया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अभी पढ़े हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल रिकॉग्नाइज्ड क्या एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? इसमें से कौन सा एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज हुआ था? ग्रीस हुआ था बेटा। ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया था
एज इन द आई ऑफ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने इस ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया था, मतलब पहचाना था। ठीक है, नेक्स्ट, विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, कौन सी लैंग्वेज को यूज़ किया गया था एज अ पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप, मिड के 18th सेंचुरी के मिड में इनमें से कौन सी लैंग्वेज को क्या किया गया था, पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी के लिए यूज़ किया गया था, एज अ बोला गया था ऐसे। तो क्या है, जर्मन नहीं है, इट्स अ फ्रेंच ऐसी लैंग्वेज थी जिसको एज अ इट वॉज स्पोकन फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन मिड 18th सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डिड जर्मेनिया सिंबलाइज, जर्मेनिया को किस बात के लिए सिंबलाइज किया गया था, इनमें से क्या है आपका, ये है फ्रेंच नेशन, नहीं, नन तो हो, फ्रेंच नेशन नहीं, ब्रिटिश नहीं, जर्मन नेशन, यस, जर्मन नेशन को जर्मेनिया सिंबलाइज जर्मन नेशन, है ना, फ्रेंच क्यों करेगा, ब्रिटिश क्यों करेगा, नन तो होएगा ही नहीं, जर्मन नेशन। ठीक, नेक्स्ट, विच रीजन वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू, कौन सा रीजन वॉज द सिविल कोड एक्सपोर्टेड टू, क्या, स्विट्जरलैंड एंड इटली, नो, ये इनमें से ये दोनों ही रीजन नहीं थे, इटली जर्मनी हो नहीं सकता, डच, स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी, स्विट्जरलैंड तो था, जर्मनी भी था, लेकिन क्या इसके अलावा भी था, यस, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी, डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। ठीक है, तो ये रीजन थे जिसको क्या किया गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट, सिविल कोड 1804 में किस, मतलब वो क्या था एक्चुअली। ठीक है, द राइट बाय बर्थ टू ऑल फैसिलिटीज ऑफ स्टेट, it was like that, it was not actually like that, did away with all privilege based on, yes, वो नहीं चाहता था कि किसी को उसके जन्म के बेसिस पे प्रिविलेज दी जाए, तो did away with all the privilege based on birth, exactly, establish equality, yes, वो नहीं चाहता था ना कि किसी को किसी के जन्म क्या था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये तो रॉन्ग है ना, कोई दूसरा बंदा भी बन सकता है भाई, हीरो का बेटा ही हीरो बनेगा, ऐसा क्यों, ऐसा तो हो नहीं सकता, टीचर का बच्चा टीचर बनेगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में अगर उसकी एम्पायर को दिया जाए तो वो एम्परर बहुत बेस्ट साबित हो सकता है। ठीक है, तो यही वो चाहते थे, उन्होंने क्या किया था, नहीं चाहते थे कि किसी के बर्थ के बेसिस पे उनको प्रिविलेज मिली जाए, तो वो क्या चाहते थे, इसका मतलब इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, एंड सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, और ये उन्होंने सिक्योर किया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक, तो बहुत बढ़िया सिविल कोड था ये 1804 का। नेक्स्ट है क्या, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, सबसे पहला पॉइंट था मेरा ये, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ब्रॉट अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वर क्या इट एंडेड एब्सोल्यूट मोनार्की, यस, इट वाज लाइक दैट, एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा के मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन को या मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते थे, यस, ये राइट है। इट ट्रांसफर्ड पावर टू द बॉडी टू द फ्रेंच सिटीजन, यस, वो चाहते थे फ्रेंच सिटीजन में ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसी एक बंदे के पास ये रूलर टाइप का काम ना हो, यस, चाहते थे, यही था। इट प्रोक्लेम दैट हैंसफोर्थ पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट, बिल्कुल, वो चाहते थे कि नेशन के पीपल के हाथों में अगर ये दी जाए डोर, तो वो बंदे अपनी किस्मत खुद बनाएं, यही रिवॉल्यूशन था। ठीक है, यही रिवॉल्यूशन वो चाहते थे। यस, आई विल गो विद द ऑल ऑफ द अबव टॉप पॉइंट, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एक्ट ऑफ यूनियन 1707। 1707 में आपकी डेट शीट में है क्या ये, यस, 1707 सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, याद रखिए ये क्वेश्चन आता ही आता है। 1707 में इट वॉज एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यही है ना, हाँ, ठीक है, चलिए अब लास्ट उसमें चलते हैं। ब्रिटिश मोनार्की सरेंडर्ड द पावर ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट, नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट। ब्रिटिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम आयरलैंड, नहीं, ये तो था ही नहीं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का यूनिफिकेशन एक्ट ऑफ यूनियन, यस, द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी था यहाँ पे।
ठीक है। तो 1707 में द एक्ट ऑफ यूनियन इसलिए हुआ था। नेक्स्ट है What changes did Napoleon brings about the towns? नेपोलियन ने टाउन्स के लिए जो चेंजेस लाए थे उनमें से ये क्या था? क्या है? गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, यस, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाए। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड, यस, ये चाहते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस, आर वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड द न्यू फाउंड फ्रीडम, यस, ये था। तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए, यही था, यही चेंजेस था। डिड द नेपोलियन ब्रिंग अबाउट इन इट्स, यस, ये नेपोलियन ने ये चेंजेस लाए थे। कोशिश जो की है, चाहूँगी कि इसका ये रंग लाए, और ये रंग तभी लाएगी बच्चा जब आप में से सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यस अब ये चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। डाउट होगा तो आप मुझे ज़रूर मेल करेंगे, कमेंट बॉक्स में बंद रखती हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं ना, वो चाहते हैं कि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। जैसे कि नहीं, आजकल ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे ना, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है अपने टीचर से कि मैम प्लीज़ टेल देम और आस्क देम टू डू नॉट चैट इन द चैट बॉक्स बिकॉज इट जस्ट स्कैटर, मतलब मतलब क्या करता है, डाइवर्ट करता है माइंड को, एंड वी आर नॉट जस्ट कमिंग टू द टॉपिक्स विच वी वांट टू एक्चुअली नो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कमेंट बॉक्स हटाया है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में नहीं चैट करने के नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि पूरा पूरा हम लोग वीडियो को ध्यान से देखें, कोई चैटिंग ना हो। जितना आपको कमेंट्स देने हैं यू कैन मेल मी, ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर यू फॉर दैट। एंड आप उसमें से उसमें डाउट भी पूछ सकते हैं मुझसे, उसमें आप मुझसे और क्वेश्चंस की डिमांड भी कर सकते हैं, मैं आई विल एक्सप्लेन ऑल दैट, ठीक है। मैं टॉपिक्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला वीडियो है ये मेरा आपके सामने, अदरवाइज़ मैं पढ़ाती ही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है SST के 10th नहीं, मैंने पावर शेयरिंग भी इससे पहले मैंने किया है टॉपिक को डिस्कस, ठीक है। तो नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म के टॉपिक को पकड़ा ताकि आप सबके डाउट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। कोशिश जो की है वो रंग लाएगी, आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ, और इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को पॉज करूँगी। मेरे अगले वीडियो के लिए आप वेट करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे लिए मार्क्स, अपने लिए मार्क्स, अपने पेरेंट्स के लिए मार्क्स लाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।